सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट्स पेरेंट्स रिलेशनशिप पे, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं ये देख पा रहा हूं कि पिछले कई वर्षों में ये जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो ब्रिज है ये टूट रहा है। उसके दो बड़े कारण। पहला, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। वो मोबाइल गैजेट के थ्रू अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल देकर दूर करना चाह रहे हैं। दूसरा, मोबाइल फोन पर जो भी आज अवेलेबल है, बहुत ऑफेंसिव मटेरियल अवेलेबल है, जिस कारण बच्चे भी एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं, वो मोबाइल पे गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूटती जा रही है। न तो पेरेंट चाह रहे हैं कि बच्चे उनके साथ रहे या उन्हें सपोर्ट करे, और ना बच्चे चाह रहे हैं कि पेरेंट उनके बीच में बोले। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी भी माता पिता ने बच्चे को समय नहीं दिया जब उसे जरूरत थी, जब तक वो 8th क्लास तक आया, जब तक वो 9th का था, 12th में आया, अगर आपने तब उसको समय नहीं दिया तो होगा कुछ नहीं। वो भी आपको तब समय नहीं देगा जब आपको जरूरत हो। जब आप नहीं चल पाओगे, जब आप नहीं कुछ कर पाओगे, तब आपको याद आएगा। मैं छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी घड़ी पहनी, तैयार हुआ, पेन वेन रखा, सब था। उतने उसके पिताजी बोले, अरे बेटा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बेटे ने कहा, हाँ पापा बोलिए। पिताजी ने कहा, अरे वो रतलाम जाने वाली ट्रेन कितनी बजे जाती है अपने यहाँ से? तो उसने कहा, आपको शायद याद होगा ना, सुबह 6 बजे तो निकलती है वो। क्यों, ऐसा क्यों? अरे मुझे जाना था रतलाम तेरे बुआ से मिलने वगैरह सब। अच्छा अच्छा, बोले ठीक है। 2 मिनट और हुए, वो तब तक अपना सामान रख रहा था। पिताजी ने कहा, अरे मैं तेरे से कुछ पूछ रहा था। उसने कहा, बोलिए। ये रतलाम जाने वाली ट्रेन कितनी बजे जाती है? इस बार बच्चे ने जवाब दिया, अभी तो आपको बताया मैंने 6 बजे जाती है, आप भूल गए क्या? पिता ने कहा, हाँ हाँ, अरे मुझे याद नहीं है। वो कार के लिए बाहर निकला ही था। पिता ने कहा, अरे मुझे तेरे से कुछ पूछना था। बेटे ने चिल्ला कर कहा, अब क्या हो गया? अरे रतलाम जाने वाली ट्रेन कितनी बजे जाती है? इस बार तो हद हो गई। बच्चा चिल्लाने लगा, पिताजी आपको क्या हो गया है? मैंने आपको अभी अभी 2 बार समझाया है कि 6 बजे जाती है, 6 बजे जाती है, 6 बजे जाती है। तब उसके पिता ने उसे तबाक से कहा, बेटा, तू मुझसे एक ही प्रश्न बार बार पूछता था कि पापा आज ऑफिस से लौटते समय मेरे लिए क्या लाओगे, और मैं तब भी तुझको प्यार से जवाब देता था, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाऊंगा। अब आप देखिए कि जब पिता ने उसे अच्छे जवाब दिया, लेकिन बच्चा तीसरे बार में झल्ला रहा है। अब होता क्या है, ये तो एग्जाम्पल ऐसा था जहां पिता ने उसे समय दिया है, उसके प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन आजकल पिताजी भी बच्चे से बात नहीं कर रहे, फिर बच्चे से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है कि ये दूरियां बढ़ने के कारण बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा में मेरे ख्याल से 15 से ज्यादा बच्चों ने फांसी लगा दी। ये कहां तक उचित है? क्योंकि पेरेंट ने प्रेशराइज करा, बच्चों को पढ़ना के लिए बोला कि आप आईआईटी ही करेंगे, आपके पिताजी की साख है, हम आपके लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। और बच्चा वहां जब भीड़ में खो जाता है, वो भूल जाता है कि उसकी अपनी क्या क्षमताएं हैं, और फिर धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चला जाता है, और उसके बाद वो आत्महत्या का प्रयास करता है। तो ये स्टूडेंट का और माता पिता के बीच में बॉन्डिंग, इसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। हम देश के नौजवानों को खो रहे हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं, और इसका खामियाजा हमारे देश को भयंकर भुगतना पड़ सकता सर, इमोशनल इंटेलिजेंस का कुछ में क्या बोलना चाहोगे? लाइक होता है ना कि जब आप 10th के बाद बाहर निकलते हो तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे लोग अपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और वो सब चीजों में ना लोग फैमिली से, पेरेंट्स से जल्दी बात नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत सारी चीजों से उलझ रहे होते हैं। जैसे एग्जाम का प्रेशर हुआ, बाहर निकले तो आप दोस्तों का पीयर प्रेशर हुआ, या फिर जो भी रिलेशनशिप का प्रेशर हुआ, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। लेकिन उसका एक सही गाइडेंस ना पेरेंट्स से बात करने के बाद ही निकलता है। एक फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, लेकिन वो नहीं है। हो एग्जैक्टली, पाता। बिल्कुल सही बात है। और ये जो आप बात करें इमोशनल क्वेश्चन की, ये दिन ब दिन गिरता जा रहा है। राइट। बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं कि मेरे स्कूल में बच्चे जनरली 10 के बाद डमी स्कूल के लिए प्रमोट होते हैं, है ना। हमने बच्चों को समझाया कि डमी स्कूल में मत जाओ, आप अपने स्कूल में रेगुलर आओ, जितना आ सकते हो आओ, लेकिन शाम को कोचिंग जाओ, दिन भर कोचिंग में मत जाओ। अब मेरे सामने 2 बच्चे थे।
एक बच्चे के पिताजी कहते हैं कि सर हम बिल्कुल उसको आपके स्कूल में कंटिन्यू करेंगे, पर अब से आप परेशान नहीं करेंगे, वो अपनी पढ़ाई करेगा। दूसरे बच्चे को स्कूल में इसीलिए रहना था क्योंकि उसका एक लड़की से अफेयर था। ये पिताश्री को मालूम नहीं था कि वो बच्चा जो है वो पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़ना या नहीं छोड़ने की बातें नहीं कर रहा है, वो तो उस लड़की के लिए ऐसा हो रहा है। अब आप बताइए, जिसका मन है ही नहीं बुक में और जिसका फेस है फेसबुक में, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा? और माता पिता बच्चों की इन भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह बच्चों में इमोशनल क्वेश्चन जो है वो वीक होता जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन लेने के कारण वो परेशान हो जाते हैं और गलत डिसीजन मेकिंग करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। एजुकेशन के थ्रू ना ऐसे बच्चों को मैं सजेशन देना चाहूंगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कि जब आप इमोशनली डाइवर्ट होते हो ना, तो आप उस टाइम सुकून के लिए, शांति के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए आप भगवत गीता का हेल्प लो। वो बिल्कुल बहुत सही। ज्यादा। सर, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है आपने। हाँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि भगवत गीता से आपको एक बोलते हैं ना कि जब आप कोई खिलौना खरीदने जाते हो ना, तो आपको उस टॉय के साथ एक मैनुअल मिलता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि वो खिलौने, उस टॉय को यूज कैसे करना है। तो वही उसी तरह भगवत गीता की बात करें ना, तो ये ह्यूमन लाइफ का मैनुअल है। अगर आप इस चीज को पढ़ लो, ऐसा भी बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन है जो भगवत गीता को रोज पढ़ रहा है, रोज सीख रहा है उसे, या वीडियो देख रहा है और उसके बारे में सुन रहा है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेगा। एक बहुत क्लैरिटी मिलती है उससे दिमाग में। तो आप ये सब चीजों का ले सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग में इमोशंस का ऐसा फ्लो होता है कि आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करो क्या नहीं करो, और ये एग्जैक्टली। कंटिन्यूसली इस पे ब्रेक लगाना, उसे बाहर निकलना उस टाइम के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम में आप कर सकते हो कि कान में हेडफोन डाल लो, या फिर कुछ ईयरफोन वगैरह लगा लो और कुछ रिलीजियस चीज सुनो। लाइक आप हनुमान चालीसा सुन सकते हो, सुंदरकांड सुन सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा भजन, मतलब इस टाइप का हाई वॉल्यूम में सुनो। आप डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद बहुत बेटर, मतलब खुद को फील करोगे। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। ओके सर, पीयर प्रेशर के बारे में आप का क्या ओपिनियन है? मैम, प्रेयर प्रेशर का ऐसा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में होते हो, एग्जाम दे रहे होते हो, और आधे घंटे बाद दूसरा बच्चा बोलता है सप्लीमेंट्री कॉपी, तो बाकी बच्चे क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि आखिर ये इतना क्या लिख रहा है, मेरी तो कॉपी भर भी नहीं पाई और सप्लीमेंट्री कॉपी मांग रहे हैं। यहाँ पर उसके दिमाग में प्रेशर शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे शायद आ ही नहीं रहा है, उससे फास्ट में लिख नहीं पा रहा। और कमोबेश हर क्लासरूम में, उसके बाद सोसाइटी में, समाज में, हर जगह पीयर प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को। बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते कि वो ऐसा क्यों कर पा रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं। फिर पेरेंट्स भी कहीं क्या करते हैं, गुप्ता जी के बेटे को देखो, वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, और एक तुम हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो। तो बच्चों में आपसी कंपटीशन इतने हद तक बढ़ चुकी है कि धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, ये समझ कर बैठ जाते हैं कि मेज में ही कुछ कमी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और बाकी बच्चे जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पीयर प्रेशर का इतना बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बताते ही नहीं है कि उन्हें इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, या किसी से वो द्वेष रखने लगे, जलने लगे हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि देखिए, हर इंडिविजुअल यूनिक है। भला किसी डॉग को किसी कैट से क्या कंपटीशन, किसी कैट को फॉक्स क्या कंपटीशन, फॉक्स को लायन से क्या कंपटीशन? समझ रहे हैं आप बात को? अगर जानवरों में कोई कंपटीशन नहीं है तो मनुष्य कॉम्पीट क्यों कर रहा है? अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास हर तरह का बच्चा है। कुछ बच्चे जल्दी समझते, कुछ बच्चे स्लो समझते, कुछ बच्चे बियॉन्ड द बुक सोचने लग जाते हैं। हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड क्लास है। पर स्टूडेंट्स को भी मानना जरूरी है कि हर किसी का दिमाग अलग अलग लेवल पर समझता है, अलग अलग ग्रास्पिंग पावर होता है। आप जैसे हो, जो भी हो, यूनिक हो। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, दूसरे से कंपेयर मत करो, वरना आप हमेशा दुखी ही रहो। और कैसी विडंबना है हमारे देश की। आप भी देखना, अगर सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते है ना, देखने जाते क्या हुआ क्या हुआ। और फिर मान लीजिए वहां किसी को चोट ही ना लगी हो, तो क्या बोलते हैं, कुछ तो हुआ नहीं, खोखड़ भीड़ लगा रखी है। देखो, और मान लीजिए वहां पर उसका पैर कटा हुआ हो, सिर कटा हुआ हो,
तो फट से वीडियो बनाते। दूसरों के दुख से लोग सुखी होने लगे, ये भी एक बड़ा कारण है। और बच्चे तो बाप, इनमें तो जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। तो सभी पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि अगर आपका बच्चा आज दुखी है तो क्या प्रॉब्लम है। उसको आप तो सब कुछ दे रहे हो, उसे अच्छे कपड़े दे रहे हो, उसे खाने को भी अच्छा दे रहे हो, उसे घुमाने ले जा रहे हो, अच्छे स्कूल में डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीयर प्रेशर का शिकार हो चुका है। तो उसके क्लासरूम में बाकी दोस्त कैसे है, वो किन से बात करता है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है, अ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन कैन बी नोन बाय टू थिंग्स। A personality of a person can be known by two things. First, the company he needs and the book he reads. उसके दोस्त कैसे है और वो किस तरह की पुस्तकें पढ़ता है। जैसे आपने अभी कहा कि गीता बच्चों को पढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे किताबों के दुश्मन हो चुके हैं, और दोस्त जैसे वही खुद है वैसे बना लेते हैं, और फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि बच्चों को सही फ्रेंड्स चूज करना पड़ेंगे, सही बुक्स चूज करना पड़ेगी, तब वो सही दिशा में चल पाएगा। फिर एक क्वेश्चन मैं खुद के लिए पूछना चाहूंगी। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता है कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी टॉपिक मैंने स्टार्ट करा पढ़ने के लिए, तो पहले जैसे जैसे मेरे टारगेट रहते हैं कि पर डे वाइज ऐसा टारगेट है, सेकंड डे ऐसा टारगेट है, तो मुझे लगता है 1 वीक से ज्यादा मैं वो खुद के प्लान को फॉलो ही नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं वो ब्रेक आ जाता है प्रिपरेशन के दौरान, और जब फिर आप फिर से स्टार्ट करने बैठते हो तो लगता है यार माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका है, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो उसके लिए फिर आप कुछ बताइए। बिल्कुल, आपको बहुत सिंपल सा मैं सोल्यूशन बताता हूँ। कोई भी एक्टिविटी हो, किसी के भी जीवन में टास्क होता है, हम छोटे छोटे टास्क लेके चलते हैं। मान लीजिए मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है ना, मैंने कार का बजट तय किया कि मुझे 20 लाख की कार खरीदनी है, लेकिन आज मेरे पॉकेट में तो 2 लाख रुपए ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो जब आपके पास कोई टास्क आया है, सबसे पहले देखिए कि वो कितने दिन में पूरा करा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उस टास्क को करने के छोटे छोटे गोल्स क्या है। देखिए, किसी भी आर्टिकल को अगर आपको लिखना है काफी लंबा, तो आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। आर्टिकल से संबंधित कुछ पढ़ के रखना पड़ेगा, खुद की लैंग्वेज पर कमांड अच्छी रखनी होगी। तो छोटे छोटे गोल्स अगर आप अचीव करते जाओगे तो आपको बोर्डम नहीं होगा, पहला, है ना। दूसरा, आप गोल अचीव करोगे तो आपको हैप्पीनेस भी रहेगी, चलो आज का काम मैंने कर लिया, मुझे आज इतना ही करना था। तो आपको अपना डेवलपमेंट दिखेगा, और इस तरह आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो वो आपको लगता है कि असंभव है, लेकिन आप उसे शॉर्ट टर्म रखें, छोटे छोटे टारगेट्स रखें, तो आप उसे इजीली अचीव कर सकते सपोज इन फ्यूचर अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका मिला, तो आप क्या क्या चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में लाओगे, या फिर आप आपके स्टेप्स क्या होंगे, आप क्या काम करोगे? हैं। देखिए, एजुकेशन सिस्टम में एक जो बड़ी खामी मुझे से लगती है कि लोग, बच्चों को सेग्रीगेट किया जाता है उनके ग्रास्पिंग पावर को लेकर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों को सेग्रीगेट ना करें, बच्चों को मिक्स रखा जाए। अच्छे बच्चे सेपरेट कर दोगे तो वो अच्छे तो और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जो खराब पढ़ने वाले हैं वो और खराब हो जाएंगे, जो कि खतरनाक है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मिक्सिंग ऑफ स्टूडेंट्स रखी जाए, क्लासरूम को अलग अलग नहीं बांटा जाए, हर तरह के बच्चे हो। क्योंकि देखिए, अगर एक ब्रिलियंट बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो एक स्लो रनर सुनता तो है कम से कम कि अच्छा ऐसा भी पूछा जा सकता था। तो डेफिनेटली एक तो मैं ये जो सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स इससे रोकूंगा। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल रखूंगा कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रेशर देने के बजाय, एग्जाम का फियर देने के बजाय, उनका हमेशा इंटरनल असेसमेंट करा जाए। जैसे मान लीजिए मैं आज क्लास में पढ़ा रहा हूं, और मैंने पढ़ाते पढ़ाते मैं कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जिस बच्चे ने आंसर दे दिया मैंने लिख लिया कि आज इसने आंसर दे दिया। सही एग्जाम वही है जब बच्चा उसका जवाब दे सके। तो मैं चाहूंगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा सा बदला जाए, और उसे ईयर एंड बेसिस के बजाय मंथली बेसिस पर करा जाए, और इंटरनल असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, मुझे जो चेंज करना मैं चाहूंगा एज एजुकेशन मिनिस्टर, जैसा कि आपने कहा, कि मैं करिकुलम को एंटायर इंडिया में सेम करना चाहूंगा, ताकि हर तरह के बच्चे को एक जैसा ही करिकुलम मिले, वो सेग्रीगेट ना हो, अलग अलग ना पढ़े। जैसा कि मैंने कहा था ना आपको कि गुजरात बोर्ड अलग है, एमपी बोर्ड अलग है, पंजाब बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूरे देश में एक जैसा सिस्टम चलाना पड़ेगा, देश का एक जैसा डेवलपमेंट होगा।
स्पिरिचुअलिज्म, योगा, मेडिटेशन, इन सब बारे में आपका क्या मानना है? पार्डन, रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। स्पिरिचुअलिज्म। हाँ, स्पिरिचुअलिज्म। देखिए, एक बात मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि हमारे पास दो बातें हैं। एक होती है हमारा शरीर, जिससे हम काम ले सकते हैं, और दूसरी होती है प्रेयर, जिससे हमें भरोसा मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। स्पिरिचुअलिज्म हमें एम्पावर करता है अपने आप को समझने के लिए। जब हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक अननोन पावर जो है वो हमारा सपोर्ट कर रही है, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ये देख लिया है कि जो बच्चा अपने आप को सब्जेक्ट के अलावा रखकर देख सकता है, जो अपने आप को ईश्वर को सौंप सकता है, जो ये जानता है, कृष्ण भगवान ने भी ये कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप जब ईश्वर को ये समर्पित कर देते हैं कि मैंने जो करा वो आपके लिए करा है, तो आपको एक स्पेशल पावर मिलती है, आपका सेल्फ बिलीफ जो है बढ़ता है, और माइंडफुलनेस जिसकी बात करते हैं हम, वो इम्प्रूव होता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत अहम हिस्सा होती है। हम ये ना मान बैठे कि हम जो कर रहे हैं उसी से दुनिया चल रही है। दुनिया चल रही है सुपर पावर से। आप देखेंगे ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग बच जाते, कुछ लोग मर जाते। अभी जो उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट हुआ था, आपको उसका मैं किस्सा सुनाता हूँ। कुछ ऐसे धर्म अनुयायी थे, पिलग्रिम्स थे, जो उस ट्रेन में सफर करने वाले थे, और पूरे डब्बों में उनका रिजर्वेशन था। उन्होंने टीटी से रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते कि साथ में बैठे और भजन करें, तो आप हमें एक ही डब्बे में कर दो। तो वो ट्रेन के 10वें 11वें डब्बे में बैठ गए, सबके सब। जब ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हुआ तो पूरी ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, केवल वो डब्बा बच गया जिसमें वो सारे पिलग्रिम्स। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने उन्हें इकट्ठा करा, को एक ही डब्बे में बिठाया और उन्हें बचा लिया। हमें यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर ही हमें चला रहा है, ईश्वर ही हमें सिखा रहा है। कृष्ण ने यही कहा है कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, अपने जीवन को कोई नया मत मोड़ दो, क्योंकि जिस दिशा में तुम चल रहे हो मैं ही तुम्हें चला रहा हूं, जिस दिशा में तुम बढ़ रहे हो मैं ही तुम्हें बढ़ा रहा हूं। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम कठपुतली है ईश्वर के हाथों की, और हमें ईश्वर ही चला रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी अगर आप लेके चलोगे, प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, ईश्वर को धन्यवाद दोगे, तो आपको ही बहुत अच्छा अनुभव होगा और आप एक रिलैक्स फील करोगे। और साथ ही साथ ना बहुत सारे प्लेयर से आप लड़ पाओगे जब आप ये बिलीव करोगे ना कि कोई एक एनर्जी है जो भी जिस गॉड को मानते हैं, जो जिस पावर को मानते हैं, जिस काइंड ऑफ एनर्जी को मानते हैं, अगर आप ये बिलीव करने लगे ना कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ है, तो आपको कुछ नया ट्राई करने पे डर नहीं लगेगा। अब कहीं बाहर जाओ एग्जैक्टली। तो कुछ करने पे डर नहीं, क्योंकि लगेगा कि यार कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक एक काइंड ऑफ एनर्जी है, एक पावर है जो आपके पीछे खड़ी है और वो कभी आपको गिरने नहीं देगी। तो ये काइंड ऑफ एक बिलीफ सिस्टम जो जनरेट होता है ना माइंड में, वो बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत काम करता है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आपके साथ ये मुझे इंटरव्यू कम पॉडकास्ट लगा था, जहाँ पे आप भी कुछ बोल रहे हो, मैं भी कुछ बोल रही हूँ, और इससे आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और आई होप हमारी जो ऑडियंस है, जो भी व्यूअर्स है, जो इस वीडियो को देखेंगे, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच बिल्कुल सर। सही बात आपका है। क्या सो मच। फीडबैक रहा इस सेशन के लिए? नहीं, बहुत अच्छा रहा। ये जो हमने डिस्कशन करा, ये केवल आपका और मेरा व्यू ना होते हुए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इसे देखना और सुनना, ताकि वो अपने आप में बदलाव ला सके। और हम इसी तरह से इंटरेक्शन के थ्रू समाज को एक दिशा दे पा रहे हैं कि हमें एक सही सोच रखकर आगे बढ़ना। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम ऑल्सो कि आपने इतना अच्छा इंटरेक्शन रखा और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया कि मैं अपने विचार सबके सामने रख सकूं। थैंक यू सर। इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट सर, इसलिए मैं थोड़ा डबल पीटी की कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच।